कन्या भ्रूण हत्या। भारतीय लोग भारत में रहकर क्या कर रहे हैं ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं वहां पर, और हम लोगों से शायद ज्यादा जागरूकता आप लोगों के पास आ गई होगी। लेकिन मैं आपको एक ऐसे भारतीय परिवार के पास लेकर चलता हूँ जो विदेश में रह रहे हैं और उनकी इस बारे में क्या राय है, उनके विचार उनसे कुछ पूछते हैं। तो ये एक मेरे मित्र हैं पल्लव, और ये इनकी श्रीमती जी पल्लवी। तो अब आपको क्या लगता है कि सत्य में जगते जो एक प्रोग्राम आमिर खान ने शुरुआत की है, इसमें कितनी जागरूकता लोगों में लाई जा रही है? इससे जागरूकता से आपको लगता है कि कुछ फायदा पहुंचेगा लोगों को? मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये जो आमिर खान जैसी पर्सनालिटी जो सामने आई है ऐसे मुद्दों पे बात करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए, और ऐसे हम और जो कहते हैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन इंडिया में ऐसे हत्या के बारे में, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना। हमारी आजकल की जो दौड़ भाग वाली जिंदगी है, हम अपने आप में इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम समाज के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरियल जब आया है, ये पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद जो लोगों ने इसका रिस्पांस दिया है वो बहुत ही तगड़ा रिस्पांस है। और अवेयरनेस काफी बढ़ी है इस प्रोग्राम की, अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, क्योंकि ये जितना उसमें दिखाया है हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग जो बाहर रहते हैं हमारे दिमाग में भी ये सब नहीं आता है। जो हमें पता है कि ऐसी चीजें भारत में आज भी होती है, पर ये इसके ऊपर से हमारा ध्यान एक तरह से हट गया था, पर ये वापस से लाया गया। अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये काफी इफेक्टिव है। तो मतलब आप लोगों को कुल मिला के लगता है कि इस प्रोग्राम से लोगों में काफी जागरूकता आएगी, और जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला इस प्रोग्राम के द्वारा उठाया गया है उसमें कमी देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको एक दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि जो सोनोग्राफी स्कैनिंग है, एक ये बहुत बड़ा $1 बिलियन का मार्केट, और ये सोनोग्राफी मेडिकल साइंस की इन्वेंशन इस तरीके से लाया गया जिससे कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो ये पता करने के लिए डॉक्टर्स के लिए कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं। लेकिन अब यदि इसको आप एक बाजार के नजरिए से देखते हैं, बिजनेस के नजरिए से, तो काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया है, तो उसी टेक्नोलॉजी को ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर। तो इस तरीके से यदि आप इंडिया में देखें तो सेक्स का जो डिसीजन है कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है, हमारे यहाँ पर बैन है इंडिया में। इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब आपका बेबी आने वाला, क्या आपने जानने की कोशिश की कि लड़का है या लड़की है? ये मैं आपका पहले कि हमारा जब पहला बच्चा हुआ था तो उस समय हम लोग भारत में, हम उस समय थाईलैंड में थे, और जो इनिशियल मेडिकल चेकअप होती है वो थाईलैंड में हुआ गया। थाईलैंड में सोनोग्राफी में कोई बैन नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स खुलेआम जेंडर बता देते हैं। तो ये हुआ कि हम तो कभी चाहते नहीं थे कि हमें पता चले कि पहला बच्चा क्या है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक सीक्रेट रहे और हमें फाइनली पता चले। पर ऐसा हुआ कि हमने पहले जब चेकअप किया तो पहले चेकअप में हमें बता दिया गया, हम चाहते नहीं थे, उन्होंने बता दिया क्योंकि वहाँ पे आम है, तो पहले चेकअप में बता देते कि आपके बच्चे का जेंडर क्या है, तो हमें नहीं पता चल गया। और दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि भारत में जो डॉक्टरों ने धंधा शुरू कर दिया, पर उन्होंने शुरू किया उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने शुरू करवाया। ये जब टेक्नोलॉजी आई तो लोगों की इच्छुकता थी कि वो जाने, लोगों की अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग जिनमें एक इच्छुकता होती है मुझे पता चले क्या है, कि डॉक्टर जैसे एजुकेटेड लोगों को भी हमने पैसे देके खरीद लिया बताने के लिए क्या है, और फिर पैसे देके हमने उनसे कार्य भी करवाया जो अबॉर्शन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर लोग जितना जिस धड़ल्ले से ये बिजनेस कर रहे हैं उसके पीछे हमारा हाथ है, क्योंकि हमने उनसे करवाना शुरू कर किया है। It's an easy money for them, so they are doing it. But yes, they should not do it. Being an educated person, they should stop doing this.
जेंडर पता होने के बाद अगर पता चले लड़की उसके बाद उसके जो वो रिकॉन्सिबल ये भी पता है डॉक्टर, क्योंकि ये भी डॉक्टर खुद ही करे जो अबॉर्शंस करे, ये भी डॉक्टर खुद ही करे, तो ये पहले होगा। मैं आपके बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि इसमें सिर्फ डॉक्टर की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, भागीदारी है। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब डॉक्टर डिग्री करके निकलता है तो वो एक ओथ लेता है कि मैं समाज की भलाई के लिए, दुनिया भर की जो बीमारियां हैं उसके लिए लोगों की बीमारियों को दूर करूंगा, ठीक करूंगा। लेकिन ये एक नई तरह की बीमारी तो नहीं है, काफी सालों से चल रही है, जहाँ पे उनकी कन्या भ्रूण हत्या का मामला सामने आ रहा है। ये एक तरीके की सामाजिक बीमारी है जिसमें कि डॉक्टर पूरी तरीके से इनके साथ मिले हुए हैं, जो ये कंपनियां मशीनें बना रही हैं या जो मार्केटिंग वाले लोग इन मशीनों को बेच रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये जो इलीगल तरीके से भ्रूण हत्या स्कैनिंग की बात की जा रही है पैसे लेकर, और उसको स्टिंग ऑपरेशन के तरफ से दिखाया गया कई जगहों में एज ए प्रूफ, तो जस्ट एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की सजा इन डॉक्टर को मिलनी चाहिए? मतलब कोर्ट के द्वारा नहीं, कोर्ट को अपना फैसला अपनी तरीके से करेगा, जो हमारा संविधान है, कानून है, उस तरीके से। लेकिन ह्यूमन के हिसाब से आपके दिमाग में तुरंत क्या तस्वीर आती है कि ये सजा इनको दी जाए? मुझे लगता है कि मीडिया ने यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। फिर दूसरा जो भारत का मेडिकल एसोसिएशन है, लोगों ने उनकी डिग्री रद्द करनी चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इनकी डिग्रियां रद्द होनी चाहिए, उनको प्रैक्टिस से हटाना चाहिए। सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि भोपाल में करीब 60-70 डॉक्टरों के लाइसेंस जो है वो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिए गए, जो इस तरीके के इलीगल काम में इन्वॉल्व थे। इनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि सस्पेंड करना ही सफिशिएंट है, उसके बाद वो सस्पेंशन हटा के फिर से वो दोबारा से काम चालू कर दें, या इन पे बड़ी कार्रवाई होकर इनके लाइसेंस 100% कैंसिल होने चाहिए और दोबारा किसी भी हालत में नहीं दिए जाने चाहिए? मैं तो समझता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी पकड़े गए हैं, जो भी डॉक्टर के सारे कार्य में पकड़े गए, डिग्री रद्द करनी चाहिए, यानी एक तो डॉक्टर की उपाधि उनके नाम से हटा देनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल भी होगा, ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा आगे आने वाले डॉक्टर्स जो नहीं करे, एटलीस्ट उनके सामने मिलेगा नहीं, अगर हम नहीं करें तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। ये आपकी बात बहुत सही है। हमारे जो भारत देश में जब तक हम एक एग्जाम्पल नहीं खड़ा करते तब तक दूसरे लोग उसको फॉलो करने के लिए रहता, और मन में कानून के लिए कोई डर नहीं। तो जब तक हम ये एग्जाम्पल नहीं खड़ा करते तब तक ये डर की भावना नहीं आएगी, और डर जब तक कानून का नहीं रहेगा तब तक लोग गलत काम करने के लिए, एक यही भ्रूण हत्या का मामला नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि लोगों को यह रहता है कि कानून कुछ मेरा कर नहीं सकता, और कर सकता है तो मेरे पास पैसे हैं, उस पैसे को मैं इधर उधर देके और किसी भी तरीके से बाहर आ जाऊंगा और कुछ नहीं। दूसरे मुद्दे पे आता हूँ, जो आपने मीडिया की बात की कि मीडिया भी जिम्मेदार है, लेकिन मैं मीडिया का दूसरा पक्ष रखना चाहता हूँ कि आमिर खान के शो में एज ए मीडिया इन लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें 2 रिपोर्टर्स कुछ 12-15 हजार किलोमीटर का सफर करके डिफरेंट स्टेट्स में, टाउन्स में, सिटीज में गए और हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जाके वो रिकॉर्डिंग की एज एविडेंस कि यहाँ पर ये इलीगल ऑपरेशंस के काम हो रहे हैं। अब आप उनकी समस्या दूसरे तरीके से देखिए कि हर एक टाउन, सिटी और स्टेट का केस उस जगह में उस कोर्ट द्वारा चलाया जा रहा है, और वो काफी लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, और इन दोनों रिपोर्टर्स को प्रेशराइज किया जाता है कि आप हर कोर्ट में आके इस डेट पे अटेंडेंस दीजिए, गवाही दीजिए और ये दीजिए। तो इनकी लाइफ इतनी ट्रबलसम हो गई है कि यदि ये किसी कोर्ट पर हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस इनको वारंट भेज देती है कि आप यदि कोर्ट पे हाजिर नहीं होते हो तो आपको अरेस्ट कर दिया जाए।
तो इसमें आप बताइए कि इसमें ये मीडिया वालों की क्या गलती है? मतलब उन्होंने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की, एक कड़वा सच लोगों के सामने लाया। अब ये तो उल्टा हो गया ना कि झूठा चोर कोतवाल को डरते रहे। इन्होंने हर एक क्षेत्र में दो तरीके के लोग होते हैं, अच्छा काम करके अवेयरनेस। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करना चाहती है? अगर सरकार ये चाहती है कि वो केस तुरंत उसकी सुनवाई हो जाए और जो भी गुनहगार है उनको तुरंत सजा मिले, तो सरकार ने वो पहला पैर उठा के ये सारे के रफा दफा करना चाहिए। लाइक उन्होंने तो कोई क्राइम किया नहीं। दूसरा है कि जो बाकी मीडिया वाले हैं उन्होंने भी पूरी सपोर्ट करना चाहिए। ये अफसोस है कि बाकी मीडिया वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कर रहे जो हमें पता नहीं चल रहा। सजेशन ये था कि ये सारे केसेस को एक जगह मिलाकर किसी एक कोर्ट में फास्ट ट्रैक कुछ एक उनका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से चलाना चाहिए, जिससे कि सेम केस को एक कम समय की अवधि में खत्म किया जा सके। ये बहुत बढ़िया हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उन्होंने पहल की, पर उन्होंने कुछ सोचना चाहिए कि आमिर खान के सीरियल या पहले एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद क्यों उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। हमें क्या सरकार को जगाने के लिए कुछ आमिर खान जैसे सीरियल से, आमिर खान जैसे पर्सनालिटी को सामने लाना पड़ेगा, तो इस तरह के सीरियल बनाने पड़ेंगे ताकि सरकार आगे कुछ कार्रवाई करने को सोचे। What people want to know is, yes, he has taken initiative. What second we want to know is, yes, there are results. आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग किस चीज के लिए वेट करते रहते हैं कि आमिर खान जैसे शख्सियत सामने आए और इस तरीके के सीरियल बनाए, तभी हमारे अंदर जागरूकता आएगी, या गवर्नमेंट तभी आंख खोलेगी और सोचेगी कुछ एक्शन लेगी, या उसके पहले ये मुद्दे नहीं थे या ये समस्याएं नहीं थी। कलेक्ट करते हैं तो हमारे दिल में ये भी रहता है। हाँ, राइट। यहाँ तो हमें गवर्नमेंट को चलाने की जरूरत नहीं। और मैं आमिर खान एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के साइड में ये भी मैसेज देना चाहता हूँ या आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बॉलीवुड का एक सितारा सामने आकर एक अच्छे मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन मुझे ये अभी नहीं तक समझ में आया कि बॉलीवुड में और भी बहुत सारे सितारे हैं जो कि उन्हीं की तरह फेमस है और उनके उसी तरीके के फैंस फॉलोइंग है, तो वो लोग इन मुद्दों को सामने रखने के लिए या एटलीस्ट सपोर्ट करने के लिए वो लोग कब सामने आए? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के और सितारों को भी सपोर्ट करना चाहिए या चुपचाप बैठकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहना चाहिए? देखिए, सपोर्ट तो करना चाहिए, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू क्वेश्चन अदर एक्टर्स दैट व्हाट दे आर डूइंग। मे बी आपको पता चलेगा कुछ एक दो सीरियल्स के बाद कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। मुझे लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने महानायक हैं और अच्छे कलाकार हैं जो पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आगे आएंगे। We have to just wait and watch their actions. But more than that, it's very important कि ना ही गुजरात का चीफ मिनिस्टर आ गया, हमें चाहिए कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी सामने है, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा महत्व होती है। हम चाहते हैं कि कल को मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का हर एक चीफ मिनिस्टर सामने आए और कोई इनिशिएटिव ले जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है। राज्य की समस्या नहीं है, एक गांव की समस्या नहीं है, एक शहर की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और जिस देखिए तो ये कन्या हत्या की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? जैसे आपने कहा कि राजा महाराजा से शुरू हुआ, वंश चलाने की प्रथा की हमें लड़का चाहिए, तो लड़की का हत्या करना ही वहाँ पे रीजन नहीं था। हमने राजा महाराजा के ये नहीं सुना था कि उन्होंने लड़कियों की हत्या की भी होगी, पर उन्होंने कोशिश की कि लड़का हो जाए, कोशिश जारी रखी कि लड़का हो, जहाँ लड़का हुआ वहाँ वंश चलाने को उत्तराधिकारी मिल गया। बट उसके बाद जब राजा महाराजा का साम्राज्य गया, उसके बाद हर एक स्टेट में एक अलग परेशानी थी डाउरी की। जब लड़की होती है तो उसके सर पे एक ही डाउरी, हर एक समाज का अलग अलग होता है। मैं नाम ही लेना चाहूंगा, पर कुछ समाज में 10 तोला चाहिए, किसी समाज को 20 तोला चाहिए। और जब लड़की होती तो पहला प्रश्न आता कि मैं 10 तोला कहाँ ले जाऊँ,
मैं 10 तोला लेके नहीं आ सकता, डाउरी तो बेटर है कि मैं लड़की को खत्म कर दूं। तो मुझे लगता है कि जो इससे रिलेटेड है, लिंक्ड है ये फैक्ट कि जब लड़की को मारा जाता है तो क्यों मारा जाता है। मुझे नहीं लगता कि माँ बाप के सर पे अगर वो डाउरी देने का एक प्रेशर सर पे नहीं होता, अगर नहीं होगा तो आई डोंट थिंक दे विल स्टार्ट किलिंग इट। बट जैसे मैंने कहा राजस्थान में ज़्यादा होता है, राजस्थान में डाउरी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा पैसे देना होता है, और लड़की होती है डिसाइड नॉट टू गो विद दैट, तो मतलब काफी हद तक जो डाउरी की समस्या है ये भी इसकी जड़ है, जो कि एक कारण बनता है कि जो भी माँ बाप है जिनके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतनी डाउरी दे पाऊंगा, तो उस समस्या से बहुत पहले ही छुटकारा पाने के लिए वो इस तरीके के कदम उठाते हैं। यही रीजन ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है। जी हाँ, गवर्नमेंट को भ्रूण हत्या के मामले में क्या कदम उठाने चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि एक एग्जांपल सेट करना चाहिए गवर्नमेंट। हम लोग सिंगापुर में रहते हैं, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स दिए हैं, उनके जो लॉज हैं, वो हर दिन लॉ एक ना एक तरीके से चेंज करते हैं या उस लॉ में कुछ नया अमेंडमेंट लाते हैं जब उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ लॉ है, और वो अमेंडमेंट या जो भी लॉ की पनिशमेंट होती है वो इतनी तगड़ी होती है कि दूसरा व्यक्ति करने के पहले 25 बार सोचेगा कि मैं करूँगा। कानून ये गवर्नमेंट ने, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहिए। और चाइल्ड मर्डर which is not born or which is so about to born, it's more dangerous or more punishable as compared to any other murders. एक अलग लॉ लिखना चाहिए इसके लिए, और इसके लिए पनिशमेंट काफी कड़ी होना चाहिए। अब एक तरीके से संविधान में या हमारे कानून के हिसाब से 302 का मामला बनता है, तो आप चाहे छोटे बच्चे की कीजिए या अडल्ट बच्चे की कीजिए या हत्या है, तो कानून की धारा के हिसाब से सेम ही केस लागू होता है, चाहे भ्रूण हत्या का मामला हो। जब कन्या शब्द आता है तो कन्या शब्द से आपकी परिभाषा देखिए, भारतीय फैमिली में कन्या का आता है लक्ष्मी, पहला ये आता है कि हम बचपन से वही सुनते हैं कि लक्ष्मी आई, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए एज अ कस्टम। और जो हम कहते हैं कि वंश चलाना, लड़कियां जन्म देती है तो वंश बेसिकली लड़कियां बनाती हैं, चाहे दूसरी लड़कियां घर में दिखें या हमारी लड़कियां, वंश उनसे आगे बढ़े। बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं शायद सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि पल्लव की बात पे ध्यान दीजिए कि जो राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है कि लड़का वंश चलाता है, इन्होंने उस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया और ये कह रहे हैं कि लड़कियां ही बच्चे को जन्म देती हैं, तो वंश लड़कियां चलाती है, एक माँ जो रहती है वो चलाती है, ना कि पुरुष चलाती है। राजाओं के टाइम की बात में फिर भी कुछ 1-2% सहमत हूँ या 10% सहमत हूँ कि जब राजा बुढ़ापे की ओर बढ़ता था, जब उसे पता था कि अब मेरा जीवन अंत होगा, तो उस राजगद्दी के लिए एक दूसरा आदमी चाहिए था। एक्चुअली राजा उस टाइम में एक गवर्नमेंट होती थी जो सारी प्रजा का ध्यान रखती थी, और लड़कियों को इस तरीके से नहीं ट्रेन किया गया था। झांसी के रानी के टाइम की बात मुझे नहीं उतनी अब इस टाइम में डिस्कस करनी है, तो वहां तक की बात ठीक है, लेकिन अभी सरनेम को आगे बढ़ाना, ये मतलब मुझे तो इस बारे में कुछ समझ नहीं आता कि सरनेम आगे बढ़ा के आप क्या करना चाहते हैं, और आप कहाँ पर ये प्रूव करते हैं कि इस सरनेम की ओनरशिप मेरे पास है, ये मेरे से होना चाहिए। नाम आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमें जो पता नहीं है कि ये नाम हम किसका आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। राइट। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो पूजा करते टाइम में पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, सरनेम नहीं पूछा जाता, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बहुत प्यारी सी बेटी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, तो जब वो हुई आपके घर में कन्या आई, तो आपकी तुरंत क्या प्रतिक्रिया? बोलिए।
पहले तो देख के मतलब फिर रिएक्शन में बताऊंगी कि आपको पागल हमें लड़की हमेशा से चाहिए और what I feel because I'm also a girl what I feel is लड़कियाँ ज़्यादा पेरेंट्स के क्लोज होती है जैसे जब से मेरी लड़की हुई है वो मेरे ज़्यादा क्लोज है वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की बिना फैमिली से इनकम्प्लीट एब्सोल्युटली एग्री लेकिन एक बात में मैं शायद डिसएग्री हो सकता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है अनफॉर्चुनेटली मेरी लड़की नहीं है मुझे इस बात का बहुत दुख है अभी तक मेरे जितने और मित्र हैं वहाँ पर ये है कि लड़कियां एक्चुअली फादर से बहुत ज्यादा क्लोज और फ्रेंडली है बजाय कि माँ के साथ और माँ के साथ लड़के ज्यादा क्लोज रहते हैं जैसे कि आप किसी भी सर्कल में आपको ऐसा कभी पता लगा कि भ्रूण हत्या की कोशिश होने वाली है या आपने इसको रोकने की कोशिश की हम लोग की सराउंडिंग में कभी तक ऐसा हुआ नहीं है अबॉर्शन हुआ है जो मिसकैरेज हुआ तो वो तो मतलब फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से किसी को भी हो सकता है किसने इंटेंशनली ये यह जानकर बहुत अच्छा लगा लेकिन पहले ये तो है कि हम जितना हद तक इसको रोक सकें उसमें जितनी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकें उतना हमें करना चाहिए एटलीस्ट अपने खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और समाज के लिए इतना हमसे बनता ही है कम से कम हमारे आसपास हमें अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है तो हमारी आँख को लेकर के आसपास कम से कम नजर रख जहाँ ये हो रहा है जागरूकता मेरा भी यही कहना है कि हर चीज हम सरकार के ऊपर नहीं ढकेल सकते कि ये सरकार की समस्या है ये देश की समस्या है हम भारतीय जो इस देश के नागरिक हैं उसमें हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि जहाँ पर हम अपनी सहभागिता आगे दिखाएं और उस तरीके से हम सरकार को सपोर्ट दें बजाय कि हर जगह से सरकार को ब्लेम करते हैं आज बहुत खुशी की बात है कि आज मदर्स डे भी है और मदर्स डे के बारे में मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि देश की सारी जो महिलाएं हैं माँ हैं उन सबको एक प्यार भरा नमस्कार और गर्व की बात है कि यह दिन काफी जगह लोग मनाते हैं खुशियों की तरह में आप मदर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहते हैं पहले तो ये कि जितनी भी माताएं हैं उन सबको बहुत शत प्रणाम और नमन मदर्स डे आई थिंक हमें साल में एक बार नहीं गई हर महीने एक बार मनाना चाहिए और वहाँ को वो पूरा सम्मान देना चाहिए जिसके वो पूरे हकदार हैं वाह तो चलिए इस प्रोग्राम को यहीं पर ही समाप्त न करते हुए मैं आपको फिर इसी तरीके की यात्राओं पे आगे ले चलूंगा जहाँ पर कि हम इसी तरीके के मुद्दों पर और डिस्कस करेंगे लोगों के विचार जानेंगे दूसरे परिवार से कि उनकी क्या राय है और किस तरीके से हम इन अहम मुद्दों पर एक जागरूकता फैलाने का काम तो कर सकते हैं इससे ज्यादा मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक माँ एक बहन एक साली एक बहुत अच्छी टीचर और जो भी कहाँ पर भी महिलाओं के जो भी आपके डिफरेंट तरीके की रिश्तेदारियां जो है वो शुरुआत भी एक लड़की के द्वारा होती है और खत्म भी एक लड़की के द्वारा होती है यदि लड़की नहीं रहेगी तो ये समाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये दुनिया में कहीं आगे कुछ उन्नति नहीं होगी इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे धन्यवाद फिर मिलेंगे आपको एक अगले पड़ाव में थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे